नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के बारे में। चर्चाओं में क्यों है मामला? तो देखिए, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, वो गए हैं रशिया। रशिया में उनका 5 दिन का एक यात्रा चल रही है। अभी तो 5 दिन तक वो वहीं रहेंगे, लेकिन इसी बीच उन्होंने क्या किया कि रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनसे ना उन्होंने बातचीत की। तो जिस दौरान इनकी बातचीत चल रही थी तो रशिया के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया इन्हें कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, जब भी आपका मामला सुरक्षा परिषद में उठेगा, स्थायी सदस्यता की बात होगी, रशिया की तरफ से आप आश्वस्त रहें कि हम लोग आपको पूरा समर्थन देंगे। तो यह मामला बहुत अधिक चर्चाओं में आ गया क्योंकि रीज़न यह है कि भारत लगातार स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। मोदी जी भी लगातार जब जब जाते हैं सुरक्षा परिषद के अंदर तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भारत के लिए ज़रूरी है कि अब आज के समय में आप स्थायी सदस्यता दे दीजिए, क्योंकि अब भारत उन सभी पैमानों पर खरा उतर रहा है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया में भारत आज के समय में एक बड़ा डोमिनेंस स्थापित किए हुए है, इन्फ्लुएंस कर रहा है दुनिया को। साथ साथ में जो हमारी जनसंख्या है उसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तमाम बहुत सारी बातें हैं जिनको आधार बनाया जाता है और दलील पेश की जाती है भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए। ज़रूरी है कि हम लोग हर एक मामले को समझें। कुछ खास चीज़ें आप लोग यहाँ वीडियो में ज़रूर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हर एक मामले को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें जो हो सकता है कि आपसे प्री में पूछ लिया जाए। साथ साथ में अगर मेंस में भी कभी बात लिखनी पड़ जाए तो झिझकना नहीं है। मेंस के अंदर आप लोग यूएन की रिलेटेड बातें में इनको शामिल कर सकते हैं। तो अच्छा खासा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज हम लोग चलते हैं आगे, पूरा मामला समझते हैं, उसके बाद मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर है रशिया की। क्लियर है बात सभी को? देखिए, अब यह ना पहला अवसर नहीं है। हम सभी को पता है कि अगर हम ग्लोबल टेंडेंसी समझते हैं, चाहे आप लोग समझिए वर्ल्ड वॉर की, चाहे आप समझिए कोल्ड वॉर की, भारत के लिए एक खास पहलू हमेशा यह रहा है कि रशिया ने हर स्थिति में भारत को समर्थन दिया है। चाहे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, चाहे हमें वहां से तेल खरीदना हो, रशिया से ट्रेड करना हो, हर चीज़ में हम लोग को शुरुआत से ही रशिया ने बहुत फ़ायदा दिया है और उसी वजह से हमने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी है कि भारत और रशिया के संबंध बहुत ही मधुर बने हुए हैं। सभी के लिए अच्छा है आज भी। तो अभी भी अगर कभी भी बातचीत होती है ना कि पूरी जो हमारी वैश्विक राजनीति है, वैश्विक राजनीति में याराना सबसे बढ़िया किसका है, तो भारत और रशिया के याराने की बहुत अच्छी बातें चलती है। अब पहला मौका नहीं है कि जब भारत के लिए समर्थन दिया गया हो, इससे पहले भी अनेक अवसर हुए हैं। जैसे कि सितंबर 2022 में भी ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो उस समय भी रशिया ने समर्थन किया था और रशिया ने इस समय यह माना था कि अगर आज के समय में हम वैश्विक स्थितियों को समझते हैं तो भारत और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जो फिलहाल अच्छी खासी दावेदारी पेश कर रहे हैं स्थायी सदस्यता के लिए और वह डिजर्विंग भी है। हालांकि जब हम चीज़ों को समझते जानते पढ़ते हैं तो दो नाम और सामने आते हैं। यह दो नाम है जर्मनी और साथ में जापान। यह दो नाम और हैं जो कहते हैं लगातार कि हमें भी आप स्थायी सदस्यता दे दीजिए, क्योंकि हम भी फिलहाल बहुत अधिक सुधार कर चुके हैं, वैश्विक मानकों को प्राप्त कर रहे हैं, दुनिया में हमारी अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हमारे पास में हो। ठीक है, तो ये 4 देशों के नाम है, आप लोग को हमेशा ध्यान रखने हैं। भारत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना चाहिए हम लोगों के लिए हर एक मामले में, साथ साथ में ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ठीक है, और 5 जो स्थायी सदस्य हैं आज के समय में, आपको उन सबके बारे में तो पता ही है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सुरक्षा परिषद बनती है यह बनती है 15 सदस्यों से। 15 में 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 10 अस्थायी सदस्यों की, तो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और यह क्रम ऐसे ही चलता रहता है वर्ष दर वर्ष। भारत ने अभी वर्ष 2021-22 में अपना 8वां कार्यकाल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर कंप्लीट भी किया है। ठीक है, लेकिन जब हम शुरुआत समझते हैं, शुरुआत कब? जिस समय यूएन बना था। कब बना था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने पे, और 1945 में इसको बनाया गया था। तो 1945 में जब यूएन तैयार हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी इस रूप में नहीं थी। किस रूप में थी? तो देखिए, उस समय यहाँ पे स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी, लेकिन जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर है ना, उनकी संख्या 6 थी। यानी कि जब उस समय यह जो सिक्योरिटी काउंसिल था यह एक 11 मेंबर बॉडी हुआ करता था। इसी के अनुरूप सारे काम चलते थे। अब क्या हुआ कि जल्द ही, यानी कि 1945 में यह बना और 1945 में बनने के बाद 1963 में महासभा की तरफ से जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव भेजा सुरक्षा परिषद के पास में और कहा कि आपको जरूरत है कि आप चीजों में सुधार करें और सबसे बड़ा सुधार अभी आपके अंदर जो होना चाहिए वह होना चाहिए नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़नी चाहिए।
रीजन क्या दिया? तो रीजन दिया कि देखिए पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है। अगर हम आज के समय में हर जगह से भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहें तो 6 सदस्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। यह एक बड़ी गड़बड़ है हमारे लिए। यदि आप अपने नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप दुनिया के अनेक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी आप देखिए आपकी क्या राय है इसके लिए। विचार गया, तो जैसे ही विचार सुरक्षा परिषद में पहुंचा तो चीजों को जाना समझा देखा गया और इन सभी चीजों को जानते समझते देखते हुए इन्होंने भी माना कि ठीक है अमेंडमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेंगे कि किस किस रीजन से कितने कितने मेंबर्स अपॉइंट होने हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, जिससे कि हम स्थायी सदस्यों के साथ साथ ही जो अस्थायी सदस्यों का प्रतिनिधित्व है वह भी सुनिश्चित कर सकें और ऐसा ना हो कि किसी को महसूस हो कि सुरक्षा परिषद में किसी एक क्षेत्र का अहित हो रहा है, उसका लाभ नहीं मिल रहा या फिर इसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। इसी वजह से ये जो 2 वर्षों वाली सिचुएशन है यह क्रिएट की गई ताकि इसको क्षेत्रवार भी बदलते जाए और हर एक देश आकर के कुछ कुछ समय के लिए अपनी भूमिका निभाए और अपनी भूमिका नहीं निभाए, जिस क्षेत्र से वह आ रहा है ना वह अपने क्षेत्र के जो उसके लोग हैं, जो उनकी डिमांड है, जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, उन सभी को वह वहां प्रस्तुत करे और अपने मुद्दों को सुलझाए, जिससे कि सब जगह आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके, एक साझा आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। यह यहां पर माना गया। तो 1963 में महासभा ने रिकमेंडेशन भेजा और 1963 में रिकमेंडेशन प्राप्त होने के बाद 1965 में एक अमेंडमेंट किया गया। कहां किया गया? यूएन चार्टर के आर्टिकल 23 में एक अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि यही आर्टिकल है जिसमें बोला गया था कि 11 मेंबर बॉडी होगी यूएनएससी। यहां पर अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट करते ही बोल दिया कि अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं हम चाहते हैं कि वह 6 से बढ़कर के 10 हो जाए, जिसके बाद यूएनएससी एक 15 मेंबर बॉडी हो गया। और इस स्थिति के बाद से हम देख रहे हैं कि आज तक यूएनएससी 15 मेंबर्स बॉडी बना हुआ है। अब इन्होंने इसको लेकर के एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया कि किस जगह से कितने कितने लोग आने वाले समय में नियुक्त भी होंगे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य संख्या को बढ़ाने का था क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। तो आज के समय में पूरा एक डिवीजन है क्षेत्रवार, जिस आधार पर ही निर्वाचन होता है और आप उम्मीदवारी भेजेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में फिर जो भी देश सिलेक्ट होगा वो 2 वर्ष के लिए एक टेन्योर पूरा करेगा। जैसे कि 5 सदस्य इसमें नियुक्त होते हैं अफ्रीका से और एशिया वाले क्षेत्र से, ये फिक्स है। यानी कि टोटल इन दोनों क्षेत्रों से 5 सदस्य आने जरूरी हैं। एक पूर्वी यूरोप से आना जरूरी है, लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र से 2 लोगों का आना जरूरी है, तथा पश्चिमी यूरोप और कुछ जो बचे हुए बाकी क्षेत्र हैं वहां से 2 लोगों का आना जरूरी है। तो इस प्रकार यह वैश्विक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहे हैं यूएनएससी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। यह भी याद रखिएगा किस प्रकार से डिवीजन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आप लोग अपने यूएन के आंसर में लिखते हैं, अगर टेम्परेरी मेंबर्स की बात चल रही है, तो आंसर आपका और अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह पूरी सिचुएशन चल रही है कब से? 1965 से। 1965 से ही हम लोग देख रहे हैं कि जब से यूएन बना है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को लेकर के सबने सोचा था कि ठीक है अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि एज अ परमानेंट मेंबर सिलेक्ट हो पाए, ठीक है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ज्वाइन करते हैं। बार बार एप्लीकेशन डालते थे सभी देश। ठीक इसी प्रकार भारत ने भी अनेक प्रयास किए और भारत का जो अब तक का बिल्कुल लेटेस्ट टेन्योर है, यानी कि जो 2021 से 2022 है, अगर हम इसको मिलाते हैं तो पता लगता है कि अब तक भारत एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी में 8 बार जा चुका है और 8 बार जाने के बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, काफी बातें प्रस्तुत की हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि भारत ने एक आने वाले नए टेन्योर के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कौन से? वर्ष 2028 से 29 के लिए भारत पहले ही कह चुका है कि हम दावेदारी पेश करेंगे, यानी कि हम कैंडिडेचर भेजेंगे, अपना पूरा का पूरा प्रस्ताव का मिलेगा। वो बाकी बात है कि भाई इलेक्शन में क्या होगा और बाद में चयनित होते हैं या नहीं। लेकिन अमेरिका ने भी समर्थन दिया है पहले ही कि ठीक है हम वर्ष 2028-29 के लिए एज अ नॉन परमानेंट मेंबर भारत को एक्सेप्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। बाकी चीजें बाद में जब होंगी क्लियर तो हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही कि कैसे कैसे यूएन एस्टैब्लिश हुआ, यूएनएससी बनी, क्या सिचुएशन शुरुआत में थी, फिर बाद में कैसे कैसे बदली और क्या आज की सिचुएशन इसकी बन गई है। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि लगातार जो डिबेट थी, अब डिबेट क्या है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए नहीं चलती है। सबको पता है कि 2-2 साल के लिए जाना है, लेकिन जिस प्रकार से पूरा ग्लोबल सिस्टम चेंज हो रहा है, अलग अलग देशों का डोमिनेंस चल रहा है, इसी बीच में ना अब अलग अलग देश आकर के यह दावेदारी पेश कर रहे हैं कि बहुत हुआ एज अ नॉन परमानेंट मेंबर टेन्योर, अब हम चाहते हैं कि हमें एज अ परमानेंट मेंबर अब यूएनएससी में जगह दे दी जाए।
यह बहुत बड़ी डिबेट है, लगातार चल रही है, बार बार बात चल रही है, चाहे भारत कहे या कोई और देश कहे, बार बार कह रहा है कि हमें बनाओ, आप स्थायी सदस्य बनाओ हमें यूएनएससी का, जरूरी है। और आज के समय में हम बाकियों से पीछे नहीं है, अब कोई नहीं मानता। जैसे कि हम पांचों से देशों को देखें, कौन कौन से हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस, सभी कहते हैं कि हम इनसे कोई बहुत अधिक पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब 1945 वाली सिचुएशन बनी हुई है और उसके अनुरूप अभी हम इन सबसे बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हैं, इनके समान नहीं। सब कहते हैं कि हर एक चीज हम लोगों ने ग्रो की है, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम लोग बात करें अपनी फोर्सेस की, चाहे हम लोग बात करें जीडीपी की, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एज अ न्यूक्लियर पावर ग्रोथ की, या फिर हम बात करें ग्लोबल पीस मेंटेन करने की, साथ साथ में बात करें हम वर्ल्ड वॉर्स को रोकने की। हर जगह पूरा कॉपरेशन है, भारत ने लगातार हर जगह समर्थन किया है। जैसे कि भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है लिव एंड लेट अस लिव। भारत कहता है कि भाई ठीक है, आप जियो, हमें भी जीने दो, और हम कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे आपके ऊपर, जिससे कि ब्लेम हमारे ऊपर आए कि भारत ने कुछ किया और उसकी वजह से युद्ध हुआ। हम नहीं करेंगे, और हमने हमेशा से ही इसको प्रॉपरली फॉलो भी किया, आज तक कभी भी अटैक नहीं किया, चाहे पाकिस्तान जैसा कोई तुच्छ देश ही क्यों ना हो, यहां भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, है ना। चाइना से भी हमारी कुछ झड़पें हुई हैं, युद्ध भी हुए, पर हमने कभी भी इनिशिएट नहीं किया किसी मामले में। हम चाहते हैं कि ग्लोबल पीस मेंटेन रहे, वॉर्स ना हो, क्योंकि वॉर्स से किसी को लाभ नहीं होता। आप जितना भी लड़ेंगे, जितना भी झगड़ेंगे, हो सकता है आप अच्छे हो, आपके पास पावर्स अच्छी हैं, या सामने वाले के ऊपर आप डोमिनेंस बना लें, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि नुकसान आपका अपना भी होगा। सभी चीजें क्लियर हैं, ठीक। तो इसी वजह से भारत हमेशा इन मामलों में पीछे रहता है। तो इन्हीं सभी चीजों को समझते जानते हुए लगातार प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, चीजें सामने आ रही है कि स्थायी सदस्य बनाएं। पर एक प्रश्न इस बात के सामने यह आ जाता है कि किसी देश को अगर यूएनएससी में एज अ परमानेंट मेंबर जाना हो तो क्या करना होगा, या क्या उसके लिए मानक निर्धारित हैं? ऐसा कुछ है कि जिसका उपयोग करते हुए कोई देश वहां पहुंच सकता है? तो देखिए, आज की स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जब यूएन को बनाया गया था, यूएनएससी बनी थी, उस समय ही कह दिया गया था कि 5 होंगे, परमानेंट मेंबर होंगे, जिनके पास वीटो होगी, जो मेन होंगे, उनके निर्णय प्रमुख होंगे। इन देशों को P5 के रूप में तब से जाना जाता है। इन P5 का निर्धारण जो होना था, मुख्य रूप से होना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने देशों का डोमिनेंस रहा, जो प्रमुख बन गए, उन सभी को बोला गया कि ठीक है, आप आइए और आकर के यूनाइटेड नेशंस को चलाइए। और हम देखते हैं इसी वजह से चीजें हो रही हैं। परमानेंट मेंबर आपने किसको को लिया है? अमेरिका और रशिया को लिया है, जिन्होंने लगातार कोल्ड वॉर किया, लंबा समय कोल्ड वॉर में बिताया। हालांकि 1990 पे आकर के चीजें बदल गई, लेकिन फिर भी ये दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मैं ही सुपर पावर हूं, सबसे बड़ा मैं ही हूं। कौन बना था? यूएस। ठीक है, तो शुरुआत में यह सभी चीजें हुई थी किसके माध्यम से? ओपेनहेम के अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह सभी चीजें निर्धारित की गई थी कि भाई वर्ल्ड वॉर के आधार पर हम चीजों को निर्धारित कर लेंगे, जिसके बाद हमें हमारे 5 यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स मिले। ठीक है, अब आज के समय में आप जब कभी भी यूएन चार्टर को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपको कहीं भी यूएन चार्टर में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं मिलेगा कि बात हो रही हो कि किसी देश को परमानेंट मेंबर कब बना सकते हैं, या जीडीपी कितनी होनी चाहिए, इकोनॉमी कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से ग्रोथ सुनिश्चित करनी है, या पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी मानक नहीं है जो हम लोग को यूएन चार्टर में देखने को मिलता है। यूएन चार्टर के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 23 क्या कहता है इसका, कि आप एक 15 मेंबर बॉडी है, 1965 में अमेंडमेंट के बाद में। ठीक है, अब आप कितना भी पढ़ लें, आपको ऐसा कोई मानक देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि भारत को स्थायी सदस्य बनने में मदद मिले। तो क्या होगा? अब एक बड़ा अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसी आर्टिकल में, आर्टिकल 23 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यहां पर अमेंडमेंट के बाद जो उसके परमानेंट मेंबर्स है ना, इनके जो नंबर्स है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, भारत के लिए नहीं होगा यह एक्चुअल में ग्लोबली होगा कि हमें फिलहाल जरूरत है कि हम लोग परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाएं। सपोज ऐसा करते हैं कि जो 5 सभी सदस्य हैं उनको 10 कर दिया जाए। ठीक है, इतनी बात होगी कि जी 5 से 10 कर देते हैं। जब वो 5 से 10 संख्या हो जाएगी अमेंडमेंट के माध्यम से, फिर बाद में प्रक्रिया होगी, इलेक्शन होंगे, बातचीत होगी, नॉमिनेशंस आएंगे, और उसके बाद फिर वो 5 परमानेंट मेंबर जो होंगे वह सिलेक्ट किए जाएंगे। जो जनरल प्रक्रिया चलती है महासभा के अंदर, वहां से फिर जब चीजें बनती हैं तो फिर उनको इंप्लीमेंट किया जाता है यूएनएससी के अंदर। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कुछ काम होगा तो पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 23 में, तब जाकर के चीजें सामने आ सकती हैं। अगर भारत को भी परमानेंट मेंबर बनना है तो यही प्रोसेस पहले फॉलो होगा। जब संख्या सामने आ जाएंगी तो उस सभी के लिए जरूरी है कि एक अमेंडमेंट करेंगे, जिस अमेंडमेंट को आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक विशेष बहुमत से पारित कराएंगे। ठीक है, तो महासभा के अंदर जब प्रस्ताव जाएगा तो 2/3 बहुमत से पारित होगा, पहला स्टेप।
इसके अलावा जरूरी है कि इस प्रस्ताव को सभी स्थायी सदस्यों का भी पूरा बहुमत मिले, और जब दोनों ही जगह पर यह चीजें कंप्लीट हो जाती है तो अंत में देखा जाएगा कि संयुक्त रूप से महासभा के अंदर और महासभा के अलावा स्थायी सदस्यों के अंदर जो स्थिति बनती है वह स्थिति 2/3 बहुमत की होनी चाहिए। अगर वह स्थिति 2/3 बहुमत की नहीं है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। 2/3 बहुमत मिल जाता है इस प्रक्रिया को तो संशोधन भी हो जाएगा, संशोधन के बाद हमें कुछ नए परमानेंट मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं। जनरली हम लोग चीजें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर कि जब भी भारत परमानेंट मेंबर की बात करता है तो उस समय चाइना उसका विरोध करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली भी है कि अगर यह पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होने के बाद संशोधन हो जाता है, उसका चाइना विरोध भी करता है, तो कोई बहुत खास फर्क उसका नहीं पड़ने वाला। अगर भारत संयुक्त रूप से 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेता है तो चीजें क्लियर हैं। अगर चाइना नहीं भी करता तो भी हम देखते हैं कि 4 वहां से है हमारे पास समर्थन के अंदर, है ना। अमेरिका पूरा साथ चल रहा है आजकल, रशिया तो है ही है, और इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी अलग नहीं जाएंगे, चलेंगे साथ साथ ही। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था यूएन चार्टर में है परमानेंट मेंबर के लिए। पर भारत बार बार क्यों कह रहा है कि मुझे दो स्थायी सदस्यता, क्यों कह रहा है भारत? तो इसके लिए जरूरी है भारत की स्थिति को समझना। जैसे कि आर्थिक शक्ति, आज के समय में भारत पूरी दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनी हुई है, साथ साथ भारत के पास एक बड़ा बाजार है जो भारत को पूरी दुनिया से समर्थन प्राप्त करने में मदद कर रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। इसके अलावा अगर हम पीपीपी के मामले में देखें तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और प्रेडिक्शंस हो रखी है कि वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। अच्छी बात है भारत के लिए। जनसंख्या की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो आज के समय में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास ही है, 140 करोड़ प्लस चल रहे हैं हम लोग। यह भी हम लोग की उपलब्धता है एक, ठीक है। और अगर हम अपनी इस पूरी उपलब्धि को समझे तो पता लगता है कि आज के समय में पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन में हमारा प्रतिनिधित्व 17.76% है, जो कि बहुत ज्यादा है अपने आप में। ठीक है, सामरिक महत्व समझते हैं तो पता लगता है कि आज के समय में भारत के पास एक अच्छी खासी बड़ी सेना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है, उस पीस कीपिंग फोर्स में भी भारत का एक बड़ा योगदान रहता है वर्ष दर वर्ष, और जितने भी मिशन होते हैं भारत अपनी एक अच्छी खासी सेना वहां भेजता है ताकि उन मिशनों को अच्छे से संचालित किया जाए। जैसे कि वर्ष 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 2023 में हमें पता लगता है कि अनेक शांति मिशनों में भारत ने भूमिका निभाई, और इतनी खास भूमिका निभाई कि 5वां सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता वह बन गया। इसके साथ साथ ही वर्ष 2023 यह भी देखने को मिलता है कि 13 सक्रिय मिशन किए यूनाइटेड नेशंस ने, जिसमें से 8 में 5323 भारतीय कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर अनुदान की बात करें तो लगातार भारत यूएन बजट में भी भूमिका निभा रहा है, और यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है उस बजट के अंदर वर्ष 2023 में भारत का जो योगदान था यह 3,05,40,402 अमेरिकी डॉलर था। एक बड़ी राशि है ये भी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन भारत लगातार करता है। भारत कहता है कि युद्ध नहीं करना है और वैश्विक शांति के अनुरूप हमें चलना ही चलना है। तो यह सारे महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम चीज़ें और भी समझते हैं कि आज के समय में कितना डोमिनेंस है। आज के समय में मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं हर जगह उनका स्वागत होता है, उनकी बात मानी जाती है, और उनके व्यवहार को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। एक समय होता था कि भारत कोई रिएक्शन दे रहा है, उसको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी, इग्नोर किया जाता था। आज बहुत ही अधिक अडोर किया जा रहा है भारत को पूरी दुनिया के अंदर। मोदी जी कहीं भी आए कुछ भी कह रहे हैं, सुनी जा रही है बातें। भारत ने अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि लगातार विजिट की पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज के अंदर, वहां पर भी अपना एक अच्छा खासा प्रभुत्व स्थापित किया है, क्योंकि वहां एक भारतीय अच्छा खासा तबका रहता है जिसकी जरूरत हम लोग को है, और उन लोग को भारत सरकार की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं उनको महसूस हो कि भारत सरकार भारत से बाहर रहने के बावजूद उन लोगों के बारे में सोच रही है। बहुत सारे पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं आज भी जो भारतीय मूल के हैं पर भारत से बाहर रह रहे हैं, पर मोदी जी को देख करके, भारत की वृद्धि को देख करके, भारत के विकास को देखकर सभी को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। तो यह एक कंप्लीट सेशन आप सभी लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने जानने को मिली होगी, कुछ नया रहा होगा। जैसे कि एक प्रश्न अब आपको क्लियर हो गया होगा ये, तो जल्दी से एक काम करना है कि इसका आंसर अब आप लोग को कमेंट कर देना है, ठीक है। मेंस के लिए ऐसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई यह पूरा का पूरा सेशन बहुत अधिक खास है, तो मेंस के लिए आप लोग नोट्स बना के रखिएगा, ठीक है। और क्या सुधार किए जा सकते हैं, भारत को मिलनी चाहिए या नहीं, या अभी कौन कौन सेक्टर हम लोग का वीक है जिस पर वर्क होना चाहिए, ये आप लोग मुझे अभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ही सेशन को बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, और लाइक किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि यह सब चीज़ें आप लोग के लिए ही है। आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यह भी सही रहा होगा। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।